अरे, क्रिसिल जो संस्था है, जो आर्थिक मुद्दों पर अपना आकलन के लिए काफी प्रमाणित और प्रतिष्ठित संस्था है, उसकी परसों हम खबर पढ़ रहे थे, कई हिंदू और एक्सप्रेस वगैरह में था। तो उनका कहना है कि प्रॉब्लम तो केवल मार्जिन की है, कि मार्केट अगर डाउन है तो जो बीच का डिफरेंस है किसान उसको मांग रहा है। तो उन्होंने जो आकलन लगाया है पिछले वर्ष की पूरी खरीद फरोख्त का, जो 24 जिन्स हैं जिन पर एमएसपी घोषित है, तो उनका मानना है कि अगर इसको सीरियसली सरकार ले और मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करे, तो केवल 24,000 करोड़ रुपए का फंड की जरूरत है। ये क्रिसिल का मानना है। तो 24,000 करोड़ रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि किसान जो है वो फिर अगर मिनिमम एमएसपी की गारंटी अगर हो जाएगी, तो वो फसलों के जिस चीज को सरकार इतना ज्यादा जोर दे रही है कि विविधीकरण होना चाहिए, मल्टी प्लैंक, वो अभी किसान वही चीज बो रहा है जिसमें उसे ये लगता है कि इसकी मार्केट में हमें कीमत मिल जाएगी। और जब एमएसपी की गारंटी हो जाएगी तो वो अपने फसल के, अपने प्रोडक्ट्स में विविधीकरण पैदा कर सकता है। विविधीकरण ना केवल किसान की आय बढ़ाएगा, बल्कि वो कृषि व्यवस्था के लिए भी बेहतर है। कृषि वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि जितना डाइवर्सिफाइड खेती होगी तो वो बढ़िया है। तो एमएसपी जो है, और ये संभव है, ऐसा नहीं है कि असंभव नहीं है। और विपक्षी दलों में से कांग्रेस में स्पेशली जो उन्होंने, राहुल गांधी ने कहा है कि हम एमएसपी की गारंटी लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा स्टेटमेंट बिना फाइनेंशियल अप एंड डाउन को काउंट किए बिना बिना ये देखे कि ये चीज कैसे संभव है, तो ऐसे नहीं किया होगा। और हम लोगों ने राजनीतिक दलों के रूप में जो आकलन किया है, हालांकि कृषि राज्य का विषय है, लेकिन इसमें केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करके एमएसपी के लिए एक नेशनल लेवल पे सभी राज्यों की सहमति से कानून बनाना पड़ेगा। और मेरा उस स्टडी के बाद और जो कृषि से जुड़े हुए साथी हैं, वो कहते हैं कि ज्यादा नहीं, 2-3 फसल चक्र में पूरा एक रूटीन ऐसा बन जाएगा कि जिसमें एमएसपी को देना कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं होगी। जो किसान अभी, चूंकि सबसे ज्यादा खरीद जो होती है वो गेहूं और धान की होती है, कुल खरीद जो सरकार एमएसपी के अधीन करती है, तो उसमें 70-80% तो इन्हीं का है। दाल, तिलहन, बाकी जो अन्य 22 जिन्स हैं, उनकी खरीदारी का, सरकारी खरीद का हिस्सा बहुत कम है, 15-20% से ज्यादा का नहीं है। अधिकतर तो धान और गेहूं में ही पूरी ताकत सरकार की लग जाती है। और एमएसपी अगर लागू हो जाएगा, और एमएसपी में भी कृषि का कहना है कि आपको खाली डिफरेंस देना है। एक व्यवस्था ऐसी जो इन्होंने मध्य प्रदेश में शुरू करी थी, शिवराज चौहान ने करी थी, लेकिन वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। लेकिन वो सिद्धांत हो सकता है कि मार्केट मान लीजिए 1800 की है और आपका 2200 रुपए का रेट है, तो सरकार को केवल 400 रुपए का ही कंपनसेशन देना है। और उस कंपनसेशन को देने के लिए इतने बड़ी संख्या में खरीद होती है, जैसे प्रोविडेंट फंड टाइप की चीज है, कोई ऐसा एक फंड, कुछ सरकार उसमें शेयरिंग करे और कुछ जो सेस वगैरह लगा के जो खरीद करते हैं उनसे लगा के ये एक अमाउंट को क्रिएट किया जा सकता है। ये कोई बहुत ऐसी चीज नहीं है कि जो संभव ना हो। 24 लाख करोड़ रुपया माफ हो सकता है। 30% से घटा के 7% कारपोरेट टैक्स निकल के आ गया। और दुनिया मानती है कि जो पूंजीपतियों को, कारपोरेट्स को जो लाभ मिला, उन्होंने उस लाभ को आम जनता को पास ऑन नहीं किया है। किसान का जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को बेचारा वो घर में रख ही नहीं सकता है। उसको जो भी लाभ मिलेगा वो फील्ड में, मंडी में लेके आएगा और उसका लाभ जनमानस को एज ए होल मिलेगा। और एमएसपी की गारंटी हो जाने की स्थिति में उसको एक अपना आकलन करने का एक पूरी छूट होगी कि भाई हम ये थोड़ा ये बोले, थोड़ा ये बोले,
तो वो अपनी इच्छाएं भी पूरी कर सकता है और डाइवर्सिफिकेशन से खेती का चक्र भी संभल सकता है। तो ये किसानों की मांग न केवल आर्थिक मांग है, बल्कि पर्यावरण के हित से, आर्थिक नीतियों के हित से और एक स्टेबल सोसाइटी के हित में एमएसपी, क्योंकि 65% पॉपुलेशन आज भी खेती किसानी पर निर्भर है, तो उनके जीवन यापन को एक सरल बनाने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। ये 500 रुपए का किसान सम्मान निधि वगैरह देके आप केवल एक सिंबॉलिक जेस्चर तो कर रहे हैं, लेकिन ये कोई स्थायी इलाज नहीं है। किसान जो 10,000 और 5,000 रुपए की पेंशन कर रहे हैं, क्योंकि कृषि जगत का आज की तारीख में केवल 14 से 15% का योगदान जीडीपी में रह गया है। लेकिन कोरोना पीरियड में केवल कृषि का ही वो सेक्टर था जो बढ़ा था, बाकी इंडस्ट्रियलाइजेशन और सारी चीजें घट गई थी। केवल खेती ने और देहात की अर्थव्यवस्था ने आपको बचा के रखा था, आप जिंदा रह सके हो। लेकिन करेंगे नहीं, बीजेपी के लोग करेंगे इसलिए नहीं कि जिस अडानी को ये सपोर्ट करते हैं, जिस अडानी से चलते हैं, उनका टोटल इंडिया पर एक तरीके से खाद्यान्न पर एक पूरा है। पहले उनके लिए ही 3 कानून लाए गए थे। और जो सबसे बड़ी चीज है कि ये अपने पैरों पे खड़ी हुई जनता को नहीं चाहते हैं। उदारीकरण के समय से ही एक कोशिश चली कि लोगों को शहरीकरण का एक जोर चला कि शहरीकरण किया जाए। 80% उस समय देश कामयाब हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन से जुड़े हुए हैं। और ये चीज ठीक नहीं है, हमको भी बढ़ाना चाहिए उदारीकरण के लिए। और खेती को, मेरा अपना आकलन ये है कि खेती को जानबूझकर घाटे का सौदा इसलिए बनाया जाता है ताकि लेबर मार्केट की आपूर्ति बनी रहे। इस समय हम लोगों ने अपना एक आकलन किया था, जहां जिला खीरी में मैं बैठा हुआ हूँ, तो 20 से 25% के बीच में किसान, जो छोटा किसान है, अगर उससे 10 से 12 हजार रुपए की नौकरी की गारंटी हो, तो जमीन बेच के शहर आने को तैयार है। इस हद तक छोटा किसान परेशान है। ये सारे वो वजूहात हैं। तो और जो इनकी जो शक्ति है, क्योंकि पिछली बार भी इतना लंबा आंदोलन चला, 750 से ज्यादा किसानों की मौत हुई वहां पर, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई थी, क्योंकि उनका मानना है अगर इन कमजोर लोगों के हाथ में ताकत आ गई तो सवाल शुरू हो जाएंगे। इसलिए सारी अर्थव्यवस्था को जानबूझकर प्रो कारपोरेट बनाया जा रहा है। लगातार इनइक्वालिटी बढ़ रही है, लेकिन इससे सरकार की कान पे कोई जू नहीं रेंग रही है। आपकी सेविंग्स लगातार घट रही है, 20% से घट के 10 ही साल में आपका एनुअल जो 20% बचाते थे, केवल 5% की आप बचत कर रहे हो। जितने फूड आइटम्स है, लगातार उनके दामों का बड़ा शोर था इन्होंने कि हम प्रिजर्वेशन पर ध्यान देंगे, जो फूड जो खा जो फूड की और जो बाई प्रोडक्ट्स है उन पर ध्यान देंगे। उस तरफ कोई सेक्टर पे जोर नहीं है। और खेती से जुड़े कोई भी चीज ऐसी नहीं है, कहते हैं कि कृषि मुक्त है, लेकिन खेती से जुड़ी कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जिस पर टैक्स ना पड़ता हो। आप ट्रैक्टर लो तो, इम्प्लीमेंट्स लो तो, स्प्रेयर लो तो, वहां पर आप ट्रॉली खरीदो तो, कोई चीज ऐसी नहीं है जो जीएसटी पे नहीं है। कहने को ये जीएसटी से मुक्त है, लेकिन मुक्त कुछ भी नहीं है। और जो भी बाई प्रोडक्ट्स उसके बन के आ रहे हैं उन पर जीएसटी है। खेती किसानी को ये किसी भी रूप में छोड़ना नहीं चाहते हैं। और एक आदत होती है ना कि आप जितना मजबूर रखेंगे और बाद में आप उनको राहत देंगे, तो आदमी ओबलाइज फील करता है कि हाय दादा, ये लोग थे तो राशन मिल गया या सम्मान निधि मिल गई, हमें बचाए तो है। तो हालात वो बनाए हुए हैं कि एक तरफ कि तुम्हारे हालात तुमको जीने नहीं देंगे और हम राहत के जरिए तुमको मरने नहीं देंगे। तो आदमी उसी दशा में किसान फला है। पंजाब के किसानों ने हिम्मत करी है। और ये हकीकत है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद हम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, तो जैसे ही आप चलो बरेली से आगे बढ़ो और चले जाओ गोरखपुर गाजीपुर तक, तो वहां पर वो जागरूकता किसानों में अभी भी नहीं है। बहुत छोटी कास्ट है, लेकिन इस छोटी कास्ट में
वो माहौल आज नहीं तो कल पैदा होना है। जो चिंगारी पंजाब से शुरू हुई, हरियाणा राजस्थान तक पहुंची, पश्चिमी उत्तर तक पहुंची, तो ये आंदोलन अब रुकेगा नहीं। जो किसानों को समझ में आ गया है, उनके भी बच्चे पढ़े लिखे हैं, जो उनको तकनीकी रूप से साबित करते हैं कि एमएसपी संभव है। तो मैं अपनी बात को काफी समय ले लिया, लेकिन अपनी बात को कंक्लूड कर रहा हूं आपसे कि एमएसपी संभव है। ये कोई ऐसा नहीं है कि हवा हवाई हो। और इसके लिए मैं चाहूंगा कि अभी 2 दिन पहले जो क्रिसिल की रिपोर्ट आई है, टोटल उन्होंने आकलन किया है कि 2023 में जितनी भी खरीद हुई है, मात्र 23 से 24 हजार करोड़ रुपए का सरदर्द आएगा। तो ये सरकार एक तरह से किसान विरोधी सरकार है और कारपोरेट के पक्ष में है। वो अनाज के पूरे व्यापार को चंद हाथों में समेटना चाहती है, इसलिए एमएसपी घोषित नहीं कर रही।